कहानी का आगाज साउथ कोरिया की राजधानी सोल की एक निहायत मसरूफ सुबह से होता है। ट्रैफिक जैम इतना सख्त है कि मंजर बिल्कुल थमा हुआ लग रहा है। इन गाड़ियों के बीच बैठा है कैप्टन चो इंचांग। आज उसकी रिटायरमेंट का दिन है। वो सुकून में है और अपनी बीवी जी योंग से फोन पर बात कर रहा है, जो हॉस्पिटल में बच्चे के चेकअप के लिए मौजूद है। जी योंग उसे बताती है कि सब ठीक है, मगर इंचांग को अंदाजा नहीं कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून गुफ्तगू है। इंचांग के चेहरे की मुस्कुराहट मिनटों में एक खौफनाक सच्चाई में बदलने वाली है। अचानक इंचांग की गाड़ी के सामने एक विशाल एलईडी स्क्रीन पर एक रिपोर्टर नमूदार होता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ है। वो माउंट पेक्टू वॉल्केनो के फटने की खबर देने ही वाला होता है कि स्टूडियो की दीवारें कागज की तरह लरजने लगती हैं। रिपोर्टर के पीछे मौजूद स्काईस्क्रेपर मिट्टी के ढेर की तरह नीचे गिरती है और स्क्रीन झटके के साथ ब्लैक हो जाती है। अगले ही पल सड़क पर मौजूद हर इंसान का फोन एक साथ इमरजेंसी अलर्ट की आवाज से चीख उठता है। माहौल में एक पल की खामोशी छाती है और फिर जमीन की गहराइयों से एक ऐसी भयानक गरज सुनाई देती है जैसे कोई सदियों से सोया हुआ देवाओ जाग गया हो। अभी लोग कुछ समझ पाते कि माहौल में कयामत उतर आई। सड़क पर लगे गटर के भारी भरकम लोहे के ढक्कन प्रेशर से हवा में किसी खिलौने की तरह उड़ने लगते हैं और सड़क की मट्टी फटने लगती है। ये सिर्फ एक जलजला नहीं था, बल्कि मौत का एक ऐसा नंगा नाच था जिसने मिनटों में सोल की रौनकों को तबाही में बदल दिया। इंचांग अपनी गाड़ी को तेजी से निकालने की कोशिश करता है, मगर मंजर दिल दहला देने वाला है। सड़क उसके सामने किसी कागज की तरह फट रही है। गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं और बेबस लोग उनके अंदर फंसे हुए हैं। कई गाड़ियां सड़क के बीच बनने वाली गहरी और विशाल दरारों के अंदर दफन होती जा रही हैं। हर तरफ से लोहे के टकराने और लोगों की चीखों की आवाजें आ रही हैं। रोड के नीचे से आग और धुआं निकल रहा है और जलजले की शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। इंचांग की गाड़ी से एक दूसरी कार जोरदार तरीके से टकराती है। उसका एयरबैग खुल जाता है और वो मुश्किल से बाहर निकलता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। उसकी बिल्कुल सामने एक विशाल स्काईस्क्रेपर आहिस्ता आहिस्ता झुक रही है। कंक्रीट और शीशे के टुकड़े मौत की बारिश बनकर नीचे गिर रहे हैं। इंचांग अपनी जान बचाकर भागना शुरू करता है। वो पूरी बिल्डिंग मिट्टी के ढेर की तरह नीचे गिरती है और हर तरफ धूल का एक गहरा तूफान छा जाता है। सोल का वो खूबसूरत शहर अब एक खौफनाक सर्वाइवल बैटल ग्राउंड बन चुका है, जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। सोल की तबाही के बाद कहानी हमें नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर मौजूद उस विशाल और अजीमुशान पहाड़ माउंट पेक्टू की तरफ ले जाती है। जो पहाड़ सदियों से खामोश खड़ा था, वो आज मौत का वॉल्केनो बन चुका है। सूरज की रोशनी अब काले धुएं और राख के नीचे दफन हो चुकी है। इस संगीन और कयामत खेज सूरत हाल में प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी फौरन प्रोफेसर कैंग बोंगरे के पास पहुंचती है। प्रोफेसर ने अपनी पूरी जिंदगी इस वॉल्केनो पर रिसर्च में गुजारी थी, मगर अफसोस कि आज से पहले किसी ने उसकी चेतावनी पर कान नहीं धरा था। उसे पूरी इज्जत के साथ सरकारी मीटिंग रूम में लाया जाता है, जहां मुल्क के बड़े अफसर और प्रेसिडेंट खुद मौजूद हैं। माहौल में मौत जैसी खामोशी छाई है और सबकी नजरें प्रोफेसर पर हैं, जो एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर वॉल्केनो के मैग्मा चेम्बर्स का नक्शा दिखाते हुए खतरे की शिद्दत बयान करता है कि ये तो सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत है। माउंट पेक्टू के नीचे 4 बड़े मैग्मा चेम्बर्स हैं और अभी 3 मजीद धमाके होने बाकी हैं। वो बताता है कि आखिरी धमाका इतना ताकतवर होगा कि पूरा कोरियन पेनिनसुला राख का ढेर बन जाएगा। इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वॉल्केनो के बिल्कुल नीचे एक गहरी माइन में न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करना होगा, ताकि मैग्मा का प्रेशर रास्ता बदल ले। ये सुनते ही रूम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये कोई आम मशवरा नहीं था। प्रोफेसर बहुत संजीदगी से बताता है कि इस प्लान के कामयाब होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, मगर मौत के सामने खड़ी कौम के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। एक तरफ सियासी दबाव उनके अपने करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्रेसिडेंट प्रोफेसर की आंखों में देखते हैं, इस खौफनाक मंसूबे की इजाजत दे देते हैं। अब वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। सोल की एक उजड़ी हुई और खामोश गली, जहां हर तरफ मलबा और तबाही के निशान हैं। वहां एक काली सरकारी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के अंदर एक ऊंचा सरकारी अफसर कैप्टन चो इंचंग के सामने बैठा है। अफसर उसे माउंट पेक्टू के उस मिशन की तफसीलात देता है, जहां मौत हर कदम पर खड़ी है। वो वादा करता है कि अगर चो ये मिशन पूरा करता है, तो उसकी प्रेग्नेंट बीवी जी यंग का नाम यूएस सिटीजन इवैक्यूएशन की टॉप लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये जी यंग के लिए इस जहन्नम से निकलने का आखिरी और वाहिद रास्ता है। चो इंचांग अपनी बीवी की जान बचाने की कीमत पर ये सौदा मान लेता है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोबारा मिलेंगे, मगर चो की आंखों का खौफ बता रहा होता है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है। मंजर बदलकर एक पुरअसरार और हाई सिक्योरिटी एयरबेस पर जाता है, जहां इस मिशन के लिए चुने गए तमाम लोग इकट्ठा हैं। एक निहायत संजीदा मीटिंग शुरू होती है। उन्हें नॉर्थ कोरिया की सरजमीन में दाखिल होकर उनके खुफिया न्यूक्लियर वॉरहेड्स चुराने हैं। उन्हें वहाँ की जेल में कैद एक पुराने और खतरनाक स्पाई री जुन प्योंग को आजाद करवाना होगा। वही वो शख्स है जो
जो दुश्मन की हर खुफिया जगह से वाकिफ है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स और नायाब डेटोनेटर दिखाया जाता है। इसका काम न्यूक्लियर बॉम्ब को उस गहराई और प्रेशर पर फाड़ना है जहां मैग्मा का रास्ता बदला जा सके। टीम अब रनवे की तरफ बढ़ती है जहां दो विशाल कार्गो प्लेन्स अल्फा और ब्रावो तैयार खड़े हैं। चो और उसकी टीम इन जहाजों में सवार होते हैं और ये जहाज रात के अंधेरे में नॉर्थ कोरिया की फजाओं की तरफ निकल पड़ते हैं। इनका मकसद दुश्मन के रेडार से बचकर खामोशी से उनकी सरजमीन पर उतरना है, मगर उन्हें नहीं मालूम कि रास्ते में उनका इंतजार क्या कर रहा है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कैंग अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर बार बार सिमुलेशंस चला रहा है ताकि ये पता लगा सके कि बॉम्ब किस पॉइंट पर फटना चाहिए। वो कोशिश कर रहा है कि कामयाबी के चांसेस को 3% से थोड़ा मजीद ऊपर ले जा सके। दोनों जहाज अल्फा और ब्रावो नॉर्थ कोरिया की फजाओं में बुलंदी पर उड़ रहे हैं, मगर माउंट पाइक 2 से निकलने वाली विशाल राख और धुएं के बादल पूरे आसमान पर फैले हुए हैं। अल्फा जहाज का इंजन इस जलती हुई राख को अंदर खींच लेता है। कुछ ही सेकंड्स में अल्फा जहाज के एक इंजन में भयानक आग लग जाती है और कंट्रोल से बाहर होकर तबाही की तरफ बढ़ता है। ब्रावो जहाज के पायलट्स फौरन टीम को जंप करने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो नीचे उस इलाके में जा सकें जहां अल्फा जहाज क्रैश होने वाला है। जो इन चांग और उसकी टीम तेजी से जहाज से जंप लगाते हैं। जमीन पर पहुंचते ही वो तेजी से जलते हुए मलबे की तरफ भागते हैं क्योंकि उन्हें वो जरूरी बॉक्स हासिल करना है जिसमें माइन का नक्शा रखा था। इन चांग और उसके साथी अपनी जान पर खेलकर उस बॉक्स को निकालते हैं और जैसे ही वो मलबे से दूर हटते हैं, जहाज का बाकी बचा हिस्सा एक भारी भरकम धमाके के साथ तबाह हो जाता है। अब वो दुश्मन की सरजमीन पर अकेले हैं और उनका नसीब उस बॉक्स पर टिका है। टीम अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है और उस खौफनाक नॉर्थ कोरियन जेल तक पहुंच जाती है जहां री जुन प्योंग कैद है। री को जब आजाद किया जाता है तो वो निहायत चालाकी से चो इन चांग का वॉलेट चुरा लेता है। वो सबसे पहले नहाने की दरख्वास्त करता है, वॉशरूम के अंदर जाकर अपनी खाल के अंदर छुपी हुई ट्रैकिंग चिप निकाल देता है और अपने बाल काटकर अपना पूरा हुलिया तब्दील कर लेता है। वो चो के वॉलेट में मौजूद मिशन का नक्शा चबाकर खा जाता है ताकि रास्ता सिर्फ उसके दिमाग में महफूज रहे। ये लोग अब एक पुरानी गाड़ी में अगले पड़ाव की तरफ निकलते हैं। सफर के दौरान जब सब गाड़ी में बैठे होते हैं, री जुनप्यांग मुस्कुराकर चो इन चांग को उसका वॉलेट वापस कर देता है। चो जब वॉलेट खोलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि नक्शा तो गायब होता है और वो अब पूरी तरह री के रहमो करम पर होते हैं। रास्ते में एक जगह री जुनप्यांग पी करने के लिए बाहर जाता है। चो इन चांग और उसकी टीम उसे होशियारी से जाने देते हैं और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगते हैं। मिनट गुजरते जा रहे हैं मगर झाड़ियों में कोई हरकत नहीं होती। इन चांग को जब शक होता है और वो तेजी से उस तरफ भागता है तो वहां सिर्फ खाली झाड़ियां होती हैं। री जुनप्यांग ने इतनी सफाई से उन्हें उल्लू बनाया कि वो मिनटों में वहां से फरार हो जाता है। टीम हाथ मलते रह जाती है क्योंकि उनका वाहिद रास्ता उनकी नजरों से ओझल हो चुका है। भागने के बाद री जुनप्यांग सीधा अपने पुराने घर पहुंचता है। वो किसी पुरस्रार शख्स से खुफिया फोन पर बात करता है जहां उसका असली चेहरा सामने आता है। वो दरअसल न्यूक्लियर डेटोनेटर दुश्मनों को बेचकर खुद फरार होना चाहता है। जब वो अपने घर दाखिल होता है तो वहां बेटी के बजाय उसकी बीवी मिलती है। री गुस्से में पागल होकर दीवार पर फायर करता है ताकि अपनी बेटी का पता उगलवा सके, मगर वही गोली उसकी नाकामी की वजह बनती है। कैप्टन चो इन चांग की टीम जो करीब ही तलाश में थी, फायर की आवाज सुनकर फौरन वहां पहुंच जाती है और री जुनप्यांग को दोबारा दबोच लेती है। दूसरी तरफ सोल अब जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा है। इन चांग की प्रेग्नेंट बीवी जी यंग थकान और डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। वो अपना जरूरी सामान पैक करती है और उजड़े हुए घर को आखिरी बार देखकर इवैक्यूएशन रास्ते की तरफ बढ़ती है। उसे नहीं मालूम कि शहर की गलियों में हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही है। चो इन चांग की टीम री जुनप्यांग को लेकर आखिरकार उस खुफिया अंडरग्राउंड बेस तक पहुंच जाती है जहां न्यूक्लियर बॉम्ब्स दफन हैं। वहां उनका सामना नॉर्थ कोरियन गार्ड से होता है और एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलियां हर तरफ चल रही हैं। लड़ाई के बाद वो बॉम्ब वाली जगह जाता है। वो इंतहाई महारत से उन भारी भरकम बॉम्ब्स को खोलता है और उनके अंदर से न्यूक्लियर कोर निकालता है। वो इस कोर को निहायत नाजुकी से डेटोनेटर में फिट करता है। ये काम इतना खतरनाक है कि एक मामूली झटका भी पूरे मुल्क को राख कर सकता है। अभी वो कोर फिट ही कर रहे होते हैं कि माउंट पाक्तू का अगला मैग्मा चेंबर एक दहशतनाक धमाके से फट जाता है। पूरा कोरियन पेनिनसुला किसी झूले की तरह लरजने लगता है। इस भयानक जलजले से शहर का एक अजीम शान डैम टूट जाता है। जियांग इस वक्त अपनी गाड़ी में एक ऊंचे पुल पर फंसी होती है जब सैकड़ों टन पानी एक भारी भरकम सैलाब की सूरत में उसकी तरफ बढ़ता है। ब्रिज तिनके की तरह टूटने लगता है और पानी गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा कर ले जाता है। जियांग की जिंदगी अब सिर्फ एक मौजिजे पर टिकी हुई है।
बेस के अंदर आखिरी कोर निकलते ही री जुनप्योंग मौका देखकर दोबारा भाग निकलता है, मगर तभी उसे उन लोगों की कॉल आती है जिनसे उसने गद्दारी का सौदा किया था। वो शर्त रखते हैं कि उन्हें सिर्फ डेटोनेटर नहीं बल्कि उसे चलाने वाला टेक्नीशियन भी जिंदा चाहिए। री जुनप्योंग को मजबूरन वापस पलटना पड़ता है क्योंकि इन चांग के बगैर उसका सौदा कचरा है। जलजला इतना तेज हो जाता है कि अंडरग्राउंड बेस की छत गिरने लगती है। ये लोग तेजी से कोर और डेटोनेटर लेकर बाहर की तरफ भागते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो पूरा अंडरग्राउंड बेस मट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर कैंग दिन रात की थकान के बावजूद कंप्यूटर्स पर नजरें जमाए बैठा है। फाइनल इरप्शन का काउंटडाउन देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वक्त रेत की तरह हाथ से निकल चुका है। वो फौरन सेक्रेटरी को इत्तला देता है कि पुराना प्लान अब मौत का परवाना बन चुका है। उन्हें माइन की लोकेशन हर हाल में बदलनी होगी, मगर बाहर हालात दुनिया की सबसे बड़ी जंग में बदल चुके हैं। टीम पर दुश्मन फौजियों का अचानक और दहशतनाक हमला हो जाता है। गोलियों की थरथराहट के बीच री जुनप्योंग मौका पाकर वो ट्रक चुरा लेता है जिसमें न्यूक्लियर डेटोनेटर रखा है। वो ट्रक इंचांग के पास लाता है और उसे अंदर बिठाता है, मगर जैसे ही इंचांग सुकून का सांस लेता है री उसे एक ट्रेसर गन से शॉट मारता है और इंचांग बेहोशी की नींद सो जाता है। इसी दौरान प्रोफेसर की लैब के दरवाजे ठोकर मारकर खोले जाते हैं और यूएस आर्मी पूरे जोरों शोर से दाखिल होती है। वो पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और हुक्म देते हैं कि कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। प्रोफेसर उनके सामने बेबस हो जाता है। चूंकि उसके पास यूएस सिटीजन कार्ड है, उसे जबरदस्ती वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया जाता है। प्रोफेसर जानता है कि ये फैसला करोड़ों लोगों की मौत का परवाना है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। जब चो इंचांग की आंख खुलती है तो वो खुद को ट्रक की सीट से जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। री जुनप्योंग ट्रक रोककर बाहर पी करने जाता है, मगर इंचांग इस बार मौत को मात देने का फैसला कर चुका है। वो सामने पड़े लोहे की एक तेज शेल को उठाता है और दर्द की परवाह किए बगैर अपनी हथकड़ियों की स्क्रू खोलने लगता है। री जुनप्योंग बाहर से ये सब देख रहा होता है और तेजी से ट्रक में घुसता है। दोनों के दरमियान चलती गाड़ी में एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रक बेकाबू होकर जंगल की तरफ निकल जाता है और एक गहरी खाई में गिरते हुए एक विशाल दरख्त से जोरदार तरीके से टकराता है। धमाका इतना शदीद होता है कि दोनों वहां बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ इंचांग की बीवी जियोंग सैलाब के खौफनाक थपेड़ों से बचकर मुश्किल से एक इवैक्यूएशन बस में चढ़ती है। किस्मत का खेल देखिए, इसी बस में प्रोफेसर कांग भी मौजूद हैं, जो तबाहशुदा दिल के साथ मुल्क छोड़ रहा है। प्रोफेसर जब जियोंग को देखता है तो वो फौरन पहचान जाता है कि ये वही औरत है जिसकी खातिर इंचांग ने अपनी जान दांव पर लगा दी है। प्रोफेसर के चेहरे पर शर्मिंदगी और दुख साफ नजर आ रहा है, मगर वो अपनी पहचान छुपा लेता है। जियोंग उसे सिर्फ एक आम मुसाफिर समझती है। बस आखिरकार इवैक्यूएशन पॉइंट पर पहुंच जाती है। इवैक्यूएशन पॉइंट पर अफरा तफरी का माहौल है। चो इंचांग और री जुनप्योंग अपनी गाड़ी छोड़कर न्यूक्लियर डेटोनेटर को हिफाजत से उठाए पैदल ही निकल पड़ते हैं। थकान से चूर वो सुस्ताने के लिए एक खाली माठ में दाखिल होते हैं, मगर दुश्मन उनका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ही देर में फौजी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मौत सर पर खड़ी होती है कि अचानक इंचांग की टीम अपनी बस लेकर दीवार तोड़ती हुई वहां पहुंचती है और एक जबरदस्त धमाके के साथ उन्हें बचा कर निकल लेती है। उसी पल माउंट पेक्तू का तीसरा मैग्मा चेंबर फट जाता है और धरती किसी झूले की तरह हिलने लगती है। जब ये लोग बस में एक विशाल पिच से गुजर रहे होते हैं, दुश्मन की गाड़ियां उन पर गोलियां बरसाती हैं। जलजले से पुल कागज की तरह टूटने लगता है। इंचांग की बस मौत को मात देकर निकल जाती है, मगर पीछे आती दुश्मन की गाड़ियां गहरी खाई में जा गिरती हैं। इवैक्यूएशन पॉइंट पर भी कयामत का मंजर है। झटके रुकते ही प्रोफेसर कैंग सेक्रेटरी को खुफिया कॉल करता है। वो बताता है कि अगर अभी धमाका नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। इंचांग, री जुनप्योंग और टीम एक पुरानी टैक्सी में तबाहशुदा इलाके की तरफ निकलते हैं। बीच रास्ते में री जुनप्योंग अलग रास्ता इख्तियार करता है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। वो एक टूटी फूटी इमारत में पहुंचता है जहां उसे अपनी नन्ही बेटी मिल जाती है। दूसरी तरफ इंचांग को प्रोफेसर की कॉल आती है कि मैग्मा का रास्ता बदलने के लिए माइन की लोकेशन बदल दी गई है, मगर उस नए रास्ते का नक्शा सिर्फ री जुनप्योंग के दिमाग में महफूज है। इसी दरमियान इंचांग की बीवी जियोंग को अपने शौहर के खतरनाक मिशन का पता चल जाता है और वो उसकी सलामती के लिए शदीद परेशान और नाराज होती है। री जुनप्योंग के पास वहाँ दुश्मन गाड़ियाँ आती हैं और उससे डेटोनेटर मांगती हैं, मगर वो चालाकी दिखाता है और डेटोनेटर अपने साथ नहीं लाता। गुस्से में आकर दुश्मन लीडर री जुनप्योंग को गोली मार देता है। तभी वहाँ असॉल्ट में आर्मी पहुंच जाती है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इंचांग अपनी टैक्सी लेकर फायरिंग के बीच में आता है और चीख कर बताता है कि डेटोनेटर एक्टिवेट कर दिया गया है, इससे पहले कि ये फट जाए सब यहाँ से भागो। ये सुनते ही टीम्स वहाँ से निकल जाती हैं। जख्मी री जुनप्योंग और इंचांग टैक्सी में माउंट पेक्टू की टनल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ
तरफ हॉस्पिटल के बाहर कैंप में इंचांग की बीवी का बच्चा पैदा होने वाला होता है। टनल में लाइट बंद हो जाती है और रास्ता बंद मिलता है। री जुनप्योंग एक छोटी लिफ्ट के जरिए खुद को नीचे गिराने का फैसला करता है। वो खुद को लिफ्ट में बंद कर लेता है और रोते हुए इंचांग को जाने का बोलता है। वो इंचांग से वादा लेता है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। री जुनप्योंग जख्मी हालत में डेटोनेटर को घसीटकर उसकी असली मकाम तक पहुंचाता है और राहत का सांस लेता है। इंचांग अपनी गाड़ी लेकर तेजी से टनल से बाहर निकलता है, जबकि पीछे मौत का काउंटडाउन खत्म हो रहा होता है। हर तरफ आखिरी इरप्शन का खौफनाक झटका महसूस होता है कि अचानक पहाड़ के पेट में एक विशाल और अजीम शान धमाका होता है। प्रोफेसर कांग रीडिंग चेक करता है, सुइयां रुक जाती हैं और जलजला खत्म हो जाता है। लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ कैंप में एक नन्ही जान की आमद होती है। कोरिया बच गया है, मगर गाड़ी में बैठा इंचांग खामोश है। उसकी आंखों में अपने दोस्त और उस बहादुर स्पाई री जुनप्योंग के लिए आंसू हैं, जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ठीक 1 साल बाद साउथ कोरिया का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। शहर की रौनकें वापस आ गई हैं। एक खुशनुमा और रोशन घर में कैप्टन चो इंचांग अपनी बीवी जी यंग और अपने नन्हे बच्चे के साथ मौजूद है। हर तरफ सुकून है, मगर इस खानदान में री जुनप्योंग की बेटी भी मौजूद है, जो अब इंचांग के दिल और घर का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। वो सब मिलकर एक ही मेज पर खाना खा रहे हैं और हंस बोल रहे हैं। इंचांग ने उस बहादुर स्पाई से किया हुआ अपना आखिरी वादा पूरा कर दिया है। इसी हसीन और पुरसुकून मंजर के साथ ये खौफनाक और सनसनीखेज दास्तान अपने अंजाम को पहुंचती है। ऐसी मजीद बेहतरीन और खौफनाक सर्वाइवल थ्रिलर स्टोरीज के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।